योर मनी की हरदम कोशिश होती है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियों से रूबरू करवाने की। हम न सिर्फ आपको अपने सपने पूरा करने का रास्ता दिखाते हैं, बल्कि आपको हर इमरजेंसी के लिए भी फाइनेंशियली तैयार कराते हैं। आज योर मनी में बात होगी कई सारे पर्सनल फाइनेंस के मुद्दों पर। मैं हूं कविता थपलियाल और मेरे साथ आज है रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। आपका स्वागत है हर्ष। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। HDFC टॉप 200 में SIP जारी रखें या नहीं, साथ ही देंगे SIP से ज्यादा रिटर्न कमाने के 5 टिप्स। टॉप सरकारी कंपनियों में एक साथ निवेश का सुनहरा मौका, लेकिन रिटेल निवेशक PSU ETF में पैसे लगाएं या नहीं, बताएंगे योर मनी में आज। और अच्छे रिटर्न के साथ नियमित आय के लिए 1 करोड़ रुपए को कहां करें निवेश, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक नई दिल्ली से योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार योगेश, सवाल पूछिए। नमस्कार कविता जी। सबसे पहले थैंक्स आप मेरा सवाल शामिल करने के लिए। मेरा सवाल है HDFC टॉप 200 की SIP के रिगार्डिंग। इसमें मैंने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था 2000 रुपए पर मंथ। ये मेरा SIP दिसंबर 2013 में खत्म हो गया है। मेरा इस SIP के अलावा 2 SIP और चल रहा है 2000 रुपए का IDFC प्रीमियर इक्विटी और 2000 रुपए का HDFC टॉप 200 में, जो कि एक लंबी अवधि के लिए है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मेरा कंप्लीट हो गया है, क्या मैं उसको रिडीम करवा लूँ या मैं उसको IDFC प्रीमियर इक्विटी में शिफ्ट कर दूं, क्योंकि HDFC टॉप 200 का पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। बिल्कुल, आपकी कंसर्न बिल्कुल जायज़ है योगेश जी। और हर्ष, मेरे ख्याल से योगेश के साथ साथ कई दर्शकों को भी HDFC टॉप 200 की परफॉर्मेंस को लेके थोड़ी यहाँ पे दुविधा मन में आई होगी। लेकिन अब मेरे ख्याल से फंड शायद वापस से ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी फंड की परफॉर्मेंस और जिस तरह से लोग घबराकर पैसे निकाल लेते हैं या उस फंड को बंद करा देते हैं, उसको लेके थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। अभी HDFC टॉप 200 एज अ फंड तो बिल्कुल सही है। एक एक्टिवली मैनेज फंड है। जब भी आप कोई भी एक्टिवली मैनेज फंड में निवेश करते हैं, आपको ये जानना होगा कि उसमें फंड मैनेजर एक कॉल लेता है, एक रिसर्च होती है, वो अपनी रिसर्च के बेसिस पे वो उसमें कोई भी एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाते हैं। तो गलत हो भी सकता है, एक पीरियड आता है जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज एक्टिवली मैनेज फंड, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आप अगर HDFC टॉप 200 में करें, एक पीरियड में बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग फंड था। Absolutely. एक पीरियड में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अब ये वापस आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस वापस अच्छा होते जा रहा है। फंडामेंटली हम देखें तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। उसमें जो निवेश होता है वो कंपनीज अच्छी हैं, प्रोसेसेस अच्छे हैं। आपने इनका पास्ट परफॉर्मेंस देखा है, जो उन्होंने प्रूव किया है कि फंड परफॉर्म कर सकता है, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता। सो ये एक्टिवली मैनेज फंड्स के साथ हमेशा ये दिक्कत रहने वाली है। आप अगर इस जो परफॉर्मेंस से जो फ्लक्चुएशंस होता है उससे अगर आप नाखुश हैं, तो आप एक पैसिवली मैनेज फंड में निवेश कर दें, तो उसका एक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स फंड इज वन एग्जांपल। आप अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखेंगे उसमें, कि एवरी 10 ईयर पीरियड आप देख लीजिए, एक आपको एक एवरेज रिटर्न्स आपको दिखेंगे 14 to 15% रिटर्न्स हैं। सो एक्टिवली मैनेज फंड्स लेंगे तो ये दिक्कत आपको आएगी। जहां तक योगेश जी का सवाल है, योगेश जी आपने कहा है कि आप HDFC टॉप 200 से निकल के IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों फंड है और आप देख रहे हैं कि IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड आपको ज्यादा बेटर रिटर्न्स दे रहा है। वेल योगेश जी, एक चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने बताया, HDFC टॉप 200 एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड है। जब आप रिव्यू करते हैं पोर्टफोलियो का, आपको ये देखना है कि जब आप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में HDFC कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है उसके कंपैरेटिव दूसरे स्कीम्स के साथ। ICICI अप्रूव्ड डायनामिक फंड है, आपके पास और भी दूसरे UTI के फंड्स हैं, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड्स हैं। ये फंड्स हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप HDFC टॉप 200 को IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आप एक गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। और आप जब HDFC से निकल के IDFC में आते हैं, सो टेक्निकली आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड से निकल के मिड एंड स्मॉल कैप फंड में आए हैं। सो ये तरीका नहीं है जब आप रिव्यू करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक एलोकेशन बनाते हैं, कितना आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में होगा, कितना मिड एंड स्मॉल, कितना सेक्टर फंड्स, कितना थीम बेस्ड फंड्स होगा, ये एलोकेशन आपको ध्यान में रखते हुए आपको रिव्यू करना होगा।
मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा कि आप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में 60 to 70% अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में करिए, बाकी 30 to 40% आप मिड एंड स्मॉल कैप में कर लीजिए। सो आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 30 से 40% के ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके लिए मैं अगर स्टेप वाइज आपको बताऊं कि हाउ शुड यू नाउ रिव्यू योर पोर्टफोलियो एंड रीशफल देम। पहला स्टेप आप ये करिए कि जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं एचडीएफसी टॉप 200 में, जिसमें आपकी एसआईपी बंद हो चुकी है, 3 साल हो गए हैं एसआईपी बंद हो गई है, वो सारे फंड्स आप स्विच करके एक पैसिवली मैनेज फंड में निवेश कर सकते हैं। वो है फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान। तो एक लमसम इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होगा फ्रॉम एक्टिवली मैनेज टू पैसिवली मैनेज। जो आपका एग्जिस्टिंग, क्योंकि आप खुश नहीं है एचडीएफसी टॉप 200 के साथ, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एग्जिस्टिंग जो आपका एसआईपी चालू है उसमें आप एसआईपी बंद करिए और आपके जो एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड है वो प्लस फ्रेश एसआईपी एक आईसीआईसीआई अप्रूव्ड डायनेमिक फंड में आप शिफ्ट कर लीजिए। सो ये आपका होगा विद रिस्पेक्ट टू जो एसआईपी बंद हो गया है और जो कंटिन्यू हो रहा है। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए ये जब आप रीशफलिंग करेंगे, आपके जो भी इंस्टॉलमेंट्स आपने लास्ट 12 मंथ्स में दिए हैं उसमें कैपिटल गेन्स या लॉस का इंप्लीकेशन होगा। क्योंकि उसने 1 साल कंप्लीट किया नहीं है, उतने पोर्शन पे आपको शायद कैपिटल गेन्स अगर हो रहा है तो टैक्स देना होगा। और लेकिन फिर भी ये वर्थ होगा कि आप ऐसा रीशफलिंग करके अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कंसाइज कर लें। चलिए योगेश जी, तो यहाँ पे आपको योर मनी से सलाह मिल रही है, लेकिन साथ ही हर्ष, हम चूंकि एसआईपी के जरिए यहाँ पर निवेश कर रहे हैं तो जिस तरह की फंड की परफॉर्मेंस को लेकर उन्होंने चिंता अपनी जाहिर की है, बाजार के उतार चढ़ाव में तो फंड की परफॉर्मेंस पर भी यहाँ पर असर होगा, लेकिन अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो काफी हद तक आप बाजार के उतार चढ़ाव से बचे भी रहते हैं। एब्सोल्युटली, एसआईपी का पर्पस अगर हम देखें कविता तो यही है कि क्योंकि हम कोई नहीं जानता कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। बिल्कुल। अगर हमें पता होता कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, 10-20% अगर ऊपर जाने वाला है, तो हम सब कुछ अपना काम छोड़ के सारे इन्वेस्टमेंट्स का सब जगह से निकाल के यहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर पता है गिरने वाला यहाँ से, जो भी अपना पूरा पोर्टफोलियो हम बेच देते हैं। तो क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम है मार्केट किस तरफ जाने वाला है, हम एसआईपी का रूट लेते हैं, जो हम एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयरली हम एक निर्धारित समय पे हम उसे मार्केट में निवेश करते हैं, तो हमारा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। तो इस प्रकार हम हर वॉलेटिलिटी के पार्टिसिपेट करते हैं और एवरेजिंग करते करते अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हम अक्सर योर मनी में आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करने की सलाह देते हैं। तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप एसआईपी के जरिए मोटी कमाई कर सकते हैं, बता रहे हैं राशि महेश्वरी। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए पैसे तो लगा लेते हैं, लेकिन शेयर मार्केट जैसे ही गिरता है वैसे ही घबराकर एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ आप गलत फैसला कर बैठते हैं, क्योंकि बाजार के गिरते ही कम कीमतों पर ज्यादा यूनिट खरीदने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो आप यहाँ खो देते हैं। दरअसल शेयर मार्केट में गिरावट के समय आप कम भाव पर ज्यादा यूनिट आपको यहाँ पे मिलती है और इसका रिटर्न आपको तब मिलेगा जब शेयर बाजार चढ़ता है। इसलिए ध्यान रखें, एसआईपी में ज्यादा से ज्यादा और अच्छा रिटर्न कमाने के लिए लंबे समय में इसके लिए यहाँ पर बने रहें। दूसरे इन्वेस्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी तरह एसआईपी को भी किसी स्पेसिफिक गोल से आप लिंक करें। अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एक लक्ष्य तय करें, टाइम फ्रेम फिक्स करें और फिर अपने कॉर्पस के हिसाब से उस लक्ष्य को क्वांटिफाई करें और यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इक्विटी या फिर नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हर महीने किसी भी स्पेसिफिक तारीख, जैसे 1st, 5th, 15th वगैरह कोई भी तारीख होती है, यहाँ पर आप ईसीएस की सुविधा ले सकते हैं। यानी आपके पास कई सारी एसआईपी यानी मल्टीपल एसआईपी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तारीख पर आपके खाते से एसआईपी इन्वेस्टमेंट की पूरी रकम डिडक्ट हो जाए। आप एसआईपी के लिए अब पैसे निवेश करते हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ज़रूरी है कि यहाँ पर आपके बैंक खाते में सफिशिएंट बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन सेविंग खाते में बैलेंस मेंटेन करने से एक और अच्छा विकल्प है कि यहाँ पर आप लिक्विड फंड के जरिए एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करा सकते हैं। यहाँ आपको बैंक खाते के मुकाबले लिक्विड फंड जो होता है वहां पर पैसे रखने पर आपको बैंक खाते के मुकाबले यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जैसे जैसे आपका गोल पास आ रहा है तो यहाँ पर आप SWP का ऑप्शन चुन सकते हैं, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जहां आप रेगुलर इंटरवल पर निवेशित रकम निकाल सकते हैं। और लास्ट टिप मेरी तरफ से ये है कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो आप अपनी एसआईपी में भी यहाँ पर निवेश की राशियां बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट आप नई एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो जो आपकी एग्जिस्टिंग यहाँ पर एसआईपी चल रही है वहां पर आप निवेश की रकम बढ़ा सकते हैं। ओवर टू यू कविता। शुक्रिया राशि इन तमाम डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे हमने आपको एसआईपी के महत्व के बारे में बताया, लेकिन फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पीएसयू ईटीएफ में क्या आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आपके पास निवेश करने का एक और सुनहरा मौका आया है। अब आप एक साथ 10 टॉप सरकारी कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं PSU ETF की, जो आज से बाजार में खुल गया है। क्या आपको इसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं, लेते हैं हर्ष की राय यहाँ पर। हर्ष, सबसे पहले समझना चाहूंगी मैं PSU ETF होता क्या है? वेल कविता, करीबन 1-2 साल पहले सरकार एक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान लाई थी, जिसमें जो उनकी ओनरशिप होती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, वो निवेश डिसइन्वेस्ट करके वो पब्लिक में देना चाह रही थी। और उस तरह से उनका जो स्टेक है वो नीचे आता कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। अब ये हुआ है कि काफी अरसे से वो ला नहीं पाई है मार्केट कंडीशंस की वजह से या और भी कोई कारण है। तो इसमें अभी एक जो ऑप्शन निकला था वो था कि एक ETF फ्लोट करें, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कंपनीज होंगी, रिटेल निवेशक या कोई भी कंपनीज जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो उसमें जाके एक अगर ETF लेती है, एक यूनिट लेती है, तो उसे 10 कंपनीज के उनके स्टॉक्स एक साथ मिलते हैं, जस्ट लाइक एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपका इंडेक्स ETF होता है या कोई भी दूसरे ETFs होते हैं। तो अंडरलाइंग एसेट्स जो इसमें है वो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अब आप अगर इसमें निवेश करते हैं, ये खुल रहा है कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, 19 मार्च को खुल रहा है और 21 को बंद हो जाएगा। और बाद में जब लिस्ट होगा, ये 11 अप्रैल को लिस्ट होगा, तब आप जाके सीधा एक्सचेंज से इसे खरीद बेच कर सकते हैं। सो कोई भी अगर निवेश करता है, 5,000 रुपये मिनिमम है जो एक रिटेल इन्वेस्टर को निवेश करना है। जब आप 5,000 रुपये निवेश करते हैं, आपको 10 कंपनीज मिलती हैं। ये इन 10 कंपनीज का एक अलग से वेटेज भी दिया गया है। एंड ऑल दीज 10 कंपनीज, ये सारी महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कंपनीज ही हैं। तो बेसिकली जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स हैं वो अच्छी कंपनियों का है। तो और इसमें भी आप अगर देखेंगे, टॉप की जो 4 एलोकेशन कंपनीज है, ONGC, गेल, कोल इंडिया और REC, ये लगभग मिला के बाई इटसेल्फ 70% वेटेज है इनका। तो बाकी की जो 6 कंपनियां हैं उनका 30% लगभग वेटेज आता है। सो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एक अंडर वैल्यूड, जो हम आज की तारीख में मान रहे हैं कि PSU जो कंपनीज हैं, कोई कारण से जो पॉलिसी पैरालिसिस हो रखे हैं या कोई भी दूसरे कारण है जिनकी वजह से ये अंडर वैल्यूड है, सो आपको ये एक निवेश करने का ऑप्शन मिल रहा है इनटू ब्लू चिप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमें मिल रहा है निवेश करने का, लेकिन क्या इसमें निवेश करना फायदे का सौदा होगा? एक निवेशक को क्या इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, और कब तक के लिए, शॉर्ट टर्म नजरिए से या लॉन्ग टर्म नजरिए से? देखिए, पहले हम टाइम होराइजन का बात कर लें, क्योंकि एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, हम हमेशा लॉन्ग टर्म का व्यू ही लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, ये डेट नहीं है, ये इक्विटी है। सो ये परफॉर्मेंस इक्विटी की तरह ही देगा। सिर्फ है कि एक जो कॉमनैलिटी है इन सब में वो है कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट इज द प्रमोटर। जो 55% एंड अबव गवर्नमेंट की होल्डिंग है, सो प्रमोटर कैटेगरी में आती है। दैट्स द ओनली कॉमनैलिटी। बाकी ये एक इक्विटी फंड है, तो उसका आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब निवेश करना चाहिए कि नहीं? रिटेल इन्वेस्टर, जब आप अगर NFO के थ्रू अगर निवेश करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। दूसरी चीज दी जा रही है कि अगर आप 1 साल तक उसे होल्ड करते हैं तो आपको 1 यूनिट लॉयल्टी के हिसाब से एक बोनस दिया जाएगा फॉर एवरी 15 यूनिट्स दैट यू होल्ड। सो लगभग 6.66% आता है। तो अगर आप अगर एक इंटरप्रिटेशन निकाले इस चीज का, वो ये है कि 1 साल के पीरियड में आपका 11.66% डाउन साइड तो प्रोटेक्टेड है। अगर आपका गिर जाता है इसकी वैल्यू, अगर 11.5% तक गिरती है तो आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उतना तो डिस्काउंट आपको पहले ही मिल गया है। सो डाउन साइड कैप किया गया है आपका 12%, 11.5% तक। एंड अगर ये जो मार्केट चलता है, हम देख रहे हैं इलेक्शंस के बाद में अगर एक स्टेबिलिटी आती है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट में आती है, पॉलिटिकली डिसीजंस लिए जाते हैं और जो पूरे पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है वो अगर चल पड़ता है, तो डायरेक्ट इफेक्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या कोई भी लार्ज कैप कंपनी को तो पहले आने वाला है। सो अगर मार्केट उसके बाद चलता है तो आपको उधर से भी आपका पोटेंशियल है कि आपको ग्रोथ होगी। सो प्राइमरी स्पीकिंग, अगेन अगर हम मॉरली बताएं इसका, तो यही है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इसे इक्विटी की तरह ही ट्रीट करें। कोई अलग से ये डेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट गारंटीड, कैपिटल गारंटीड, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब आपके पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएशन के तौर पे आप इसको रख सकते हैं। एब्सोल्युटली, मैं नहीं कहूंगा कि आप इसे कोई गोल से मैच करिए। ठीक है, आप कोई चाइल्ड एजुकेशन, ऐसा कोई गोल के लिए नहीं है, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक चूज नहीं करने पड़ रहे, लेकिन एक साथ आपको बास्केट के तौर पे मिल रहा है, तो आप उसमें निवेश करिए। और पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है जिसमें आपको डेफिनेटली उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। 1 साल का नजरिया लेके ना चले, आप इसे 3-5 साल का नजरिया लेके चलेंगे तो शायद आपको वेल्थ क्रिएशन। क्योंकि इक्विटी है तो लंबा नजरिया रखने में ही समझदारी है। और जैसे कि अगर सरकार बदलती है, कोई स्टेबल सरकार आती है जिससे हमें अच्छी खासी रिफॉर्म्स की झड़ी आते हुए दिखाई देती है, जाहिर तौर पे आपको फायदा होगा इस निवेश से। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रिटायरमेंट के बाद नियमित रकम पाने के लिए कहां करें निवेश, जानिए इस ब्रेक के बाद।
योर मनी में आपका फिर से स्वागत है और अब एक बार फिर से शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। मेरे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन रुंगटा। यहाँ पर मनमोहन जी ने हमें ईमेल भेजा है। हर्ष बेसिकली ये रिटायर होने वाले हैं और इनको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए हाथ में आएंगे। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की हुई है, लेकिन उसके बाद जो इनकी लाइफस्टाइल है उसके लिए इनको 40,000 रुपये पर मंथ खर्चा लगेगा और इन्होंने अपने लिए 35 लाख रुपए टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश करके कह रहे हैं कि मैंने जोड़े हुए हैं। तो किस तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग अब इन्हें करनी चाहिए? वेल मनमोहन जी, आपने अगर 35 लाख रुपए टैक्स फ्री बॉन्ड्स में ऑलरेडी निवेश किया है, आप उसके बेनिफिट्स आई एम श्योर जानते भी हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा आपके लिए कि आप जो 1 करोड़ रुपए आपको अगले साल अप्रैल के एंड में मिलने वाले हैं, वो भी आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स में ही करिए, क्योंकि जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आप चाहते हैं कि 40,000 रुपए आपको हर महीने मिले विदाउट एनी रिस्क। अगर हम 1 करोड़ रुपया 8.5% भी अगर गिनते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड से जो आपको मिलते हैं, वो 70,000 रुपीज पर मंथ होता है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स में ही करिए ये पूरी रकम। और इसके मैं आपको अगर 2-3 फायदे भी बताऊं तो ये एक है कि जो ब्याज दरें आज की तारीख में है वो है 8.5 to 9% टैक्स फ्री। अगर हम प्री टैक्स की बात करें लगभग 12% के आसपास जाता है। और दूसरी बात है कि ये इनके जो टेन्योर्स हैं वो है 10, 15 एंड 20 ईयर्स। अभी आप जब रिटायर हो चुके हैं, आप ये इंटरेस्ट इनकम पे डिपेंडेंट हैं, ये इससे बेटर नहीं ऑप्शन आपके पास मिलता है कि आप एक बहुत लंबे अरसे के लिए लगभग 20 ईयर्स के लिए आप एक हाई इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट में आप निवेश कर रहे हैं, जो आपको अश्योर देता है कि भाई हम आपको अगले 20 साल तक या 10-15 जो भी पीरियड आप चूज करते हैं उस समय तक आपको इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स देने वाले हैं और वो भी टैक्स फ्री। तो एक अश्योरिटी हो गई आपको कि जब तक आप रिटायर्ड हैं, आपको जब तक इंटरेस्ट इनकम चाहिए, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलते जा रहा है। अब अगर हम सेफ्टी की बात करें, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एंटरप्राइजेस हैं, वो इशू करती हैं। अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है कि गवर्नमेंट गारंटीड है, लेकिन आप मान के चल सकते हैं क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग्स AAA रेटेड है, AA रेटेड है, आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो कैपिटल है वो एब्सोल्युटली सेफ है। अगर हम तीनों चीज को कंबाइन करते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने मिल रहा है एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, टैक्स फ्री एंड सिक्योरिटी के साथ में, आप बिना हिचक ये पूरे पैसे आप जब आपके पास पैसे आ जाएं जो मई 2014 के आसपास आएंगे, तब आप ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स में निवेश करें। सिर्फ एक कंसर्न है कि उस समय शायद नया इशू अवेलेबल नहीं होगा, तो आप ये लिस्टेड जो सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं, वहां से आप अपने कोई भी बॉन्ड सिलेक्ट करके आप उसमें स्प्रेड करके 3-4 कंपनीज में कर सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपए आप ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स में करिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए मनमोहन जी, यहाँ पे आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया है, लेकिन मनमोहन जी के साथ साथ और भी कई दर्शक जो हमें देख रहे हैं, आप सबको बता दें, यहाँ पर तो इन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ी बहुत कर रखी है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आपको भी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। इनफैक्ट आपकी फर्स्ट जॉब से ही मेरे ख्याल से आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। जितना जल्दी अगर आपकी पहली इनकम आपके हाथ में आती है और आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू करते हैं, बहुत ही कम रकम के साथ आप एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। फर्स्ट सैलरी और आपका इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट की तरफ डेफिनेटली होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए हर्ष। और अभी फिलहाल योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं और साथ ही सवाल पोस्ट करने के साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालें।